हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सर आप सभी का अपने चैनल पे एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की कक्षा में हम लोग बात करेंगे सौरमंडल के बारे में। जैसा कि पुरानी दो वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं ब्रह्मांड के बारे में और सौरमंडल में सूर्य के बारे में। और पुरानी कक्षा में हम लोगों ने जाना था सूर्य के बारे में कि सूर्य में जो ऊर्जा का अपार स्रोत है वो नाभिकीय संलयन की घटना के कारण है और इसमें जो ईंधन होता है वो हाइड्रोजन का होता है। हाइड्रोजन के हल्के नाभिक हीलियम में कन्वर्ट होते हैं और बहुत ढेर सारी ऊर्जा देते हैं। और हमने जाना था कि ये जो सूर्य है, सूर्य की सतह पर जो ताप है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। इस पर जो सौर कलंक होते हैं उसका 1500 डिग्री सेल्सियस होता है और इसके जो सेंटर का जो ताप है वो 15 मिलियन होता है, लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस के आसपास। इस पर मैंने आपको बोला था कि जब सूर्य पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूरी पर होता है तो अपसौर की घटना, और जब बहुत पास में होता है तो बोलते हैं उपसौर की। अपसौर कब होता है? 4 जुलाई को। उपसौर कब होता है? आपका 3 जनवरी को। ठीक है। और साथ ही साथ भाई हम लोगों ने यहां पर यह भी जाना था कि इसमें 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम और लगभग कितना 2.5% आपका क्या है, 2.5% जो है इसमें अन्य चीजें। और ये भी जाना था कि भाई जो सूर्य है ये हमारे आकाशगंगा का क्या है, मध्य केंद्र में उपस्थित एक तारा है। चलिए अब हम लोग सूर्य के बारे में पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं, तो आज की बात शुरू करेंगे बुध ग्रह के साथ। ठीक है। बुध ग्रह से पहले हम इसका क्रम समझ लेते हैं। आपसे कई एग्जाम में, कई कंपटीशन में इसका क्रम पूछ लिया गया है, तो आपको बता दूं सबसे पहले बुध का नंबर आता है। बुध के बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल और बीच में क्षुद्र ग्रह की एक पट्टी दिखाई दे रही है आपको, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इनको सामान्यतः अंग्रेजी नामों से पूछ लिया जाता है, यूरेनस और नेपच्यून कहते हैं इनको। आपको बता दूं मैं, ये जो क्षुद्र ग्रह है, इस क्षुद्र ग्रह के इधर की ओर आपको 4 ग्रह दिखाई दे रहे हैं और क्षुद्र ग्रह की पट्टी के इधर की ओर 4 ग्रह दिखाई दे रहे हैं। ये जो 4 ग्रह हैं इनको हम आंतरिक ग्रह या पृथ्वी ग्रह या ठोस ग्रह कहते हैं। आंतरिक ग्रह इसलिए क्योंकि ये जो पट्टी है इस पट्टी से अंदर की तरफ है, इसलिए इनको आंतरिक ग्रह के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी ग्रह इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन चारों ग्रहों में जो श्रेष्ठ है और जो बड़ा ग्रह है या जो श्रेष्ठ है वो पृथ्वी है। इसी वजह से इसका नाम पृथ्वी ग्रह के नाम से जाना जाता है, मतलब इन ग्रहों का नाम। और बाय नेचर ये कैसे हैं? ठोस है। कैसे? ठोस है, इसलिए इनको ठोस ग्रह भी कहा जाता है। इधर आप क्षुद्र ग्रह की इधर आप आ जाएं तो इधर आप आकर देखेंगे कि इधर वाले जो ग्रह हैं आपकी जो क्षुद्र ग्रह से इधर की बाहर की तरफ, तो इनको बाह्य ग्रह के नाम से जाना जाता है। और साथ ही साथ इनमें सबसे बड़ा जो ग्रह है वो बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह के बड़ा होने के कारण इन सभी को बृहस्पतीय ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर इन सबका जो माध्यम है वो गैसीय है। कैसा माध्यम है? गैसीय माध्यम है, इसलिए इनको गैसीय ग्रह के नाम से भी जानते हैं। कंपटीशन में ये भी पूछ लिया जाता है कि सौर प्रणाली की खोज किसने करी, तो याद रखेंगे कोपरनिकस ने करी। ठीक है। और ग्रह की गति के नियम केपलर ने दिए थे। किन्होंने दिए थे? केपलर ने दिए थे। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। जब बात को आगे बढ़ाएं तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम लोग क्रम से अध्ययन कर रहे थे जिसमें सूर्य का अध्ययन कर चुके थे। अब हम लोग अध्ययन करने वाले हैं बुध ग्रह का। किसका? बुध ग्रह का। तो जो बुध ग्रह की बात अगर हम लोग करें तो बुध ग्रह की अगर हम लोग बात करें तो बुध ग्रह पे क्या बात निकलती है, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ते चलेंगे। ठीक है। और बाद में हम लोग कुछ प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस भी लगाएंगे। तो बुध ग्रह की बात करें तो बुध ग्रह आपको दिख रहा होगा कि एक तो सबसे सूर्य के पास में है, सबसे सूर्य के पास में और सबसे छोटा है। ठीक है। मतलब पूछा जाए कि हमारे जो सौरमंडल है, सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो सबसे छोटा ग्रह बुध होता है। कौन होता है? बुध। तो पहली बात क्लियर हो गई कि सबसे छोटा ग्रह जो है वो कौन सा है? बुध। दूसरी बात सुनिए, ये सूर्य के क्या है? सबसे नजदीक। तो प्रश्न आ जाता है कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध है। कभी कभी पूछ लेते हैं पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी के सबसे नजदीक शुक्र है। तो याद रखना वो क्या पूछ रहा है, ये ध्यान से पढ़िएगा। तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध। क्लियर। तो दूसरी बात भी क्लियर हो गई। तीसरी बात हम कह दें तो बता दूं आपको कि हमारे सौरमंडल में बुध और शुक्र 2 ग्रह ऐसे हैं जिनका अपना कोई उपग्रह अर्थात चंद्रमा नहीं है। जैसे पृथ्वी का एक चंद्रमा है ना, और जैसे हम बात करें मंगल ग्रह के तो 2 चंद्रमा है, फोबोस और डीमोस। ठीक है। उसी तरह अगर हम बात करें बुध और शुक्र की, तो बुध और शुक्र ग्रह का कोई अपना चंद्रमा अर्थात उपग्रह नहीं है। ठीक। अगली बात बताऊं मैं, तो अगली बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां पर जो इसको तीव्रतम ग्रह भी कहा जाता है,
तीव्रतम ग्रह क्यों कहा जाता है? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि ये परिक्रमा जो है सूर्य की मात्र 88 दिन में लगा लेता है। मतलब अगर मैं बात करूं तो बुध ग्रह पर एक साल लगभग 88 दिन का हो जाना चाहिए, क्योंकि एक परिक्रमा जो है वो 88 दिन में कंप्लीट कर लेता है। और वहीं पृथ्वी को परिक्रमा करने में इसको 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। वहीं अगर हम बात करें, पहले आपने पढ़ा होगा प्लूटो यम भी हमारे ग्रहों का हिस्सा था और सन 2006 में इसको क्षुद्र ग्रह अर्थात लूना ग्रह कह दिया है। अब इसको हम ग्रह की सूची से बाहर कर दिए हैं। तो ये जो यम या प्लूटो ग्रह है, ये आपको बता दूं लगभग 248 साल लेता है एक सूर्य का चक्कर काटने में। तो वहीं यहां पर जो बुध है वो सबसे तीव्रतम अर्थात 88 दिन में ही एक चक्कर पूरा कर लेता है। ठीक है, जैसे जैसे आगे ऑर्डर बढ़ता रहेगा तो याद रखना ऑर्डर बढ़ने के साथ साथ इनकी जो अवधि है, इनका जो टाइम पीरियड है सूर्य की तरफ चारों तरफ घूमने का, वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बात को। पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका अपना खुद का चुंबकीय क्षेत्र या जिसमें चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव देखने को मिलता है? तो याद रखना यह बुध में प्रक्रिया होती है। छठी बात याद रखेंगे आप तापांतर की, मतलब ऐसा कौन सा ग्रह है जिसमें तापांतर सबसे ज्यादा होता है। जैसे अगर मैं पृथ्वी की बात करूं तो पृथ्वी में दिन में मान लो 37 डिग्री टेम्परेचर है, 40 डिग्री है, 50 डिग्री है कहीं कहीं, तो रात में क्या होता है भाई? रात में 18 डिग्री रह गया, 15 डिग्री रह गया, 16 डिग्री रह गया, मतलब इतना ही हो सकता है। तो टेम्परेचर का जो अंतर है दिन और रात में वो मैक्सिमम 20, 25, 30 डिग्री का अंतर होता है। लेकिन यहां पर बात करें बुध पर, तो बुध पर दिन में तो टेम्परेचर हो जाता है 450 डिग्री और रात में जो टेम्परेचर है वो लगभग हो जाता है 150 डिग्री। कितना हो जाता है? माइनस का 150 डिग्री। मतलब आप समझ सकते हैं दिन और रात के अंतर को हम समझें तो लगभग 600 डिग्री सेल्सियस का अंतर आता है, मतलब दिन को और रात को कंपैरिजन करें तो। ठीक है, वहीं सातवीं बात ये निकल कर आती है कि जो बुध है वो आपके चंद्रमा की तरह दिखाई देता है। जैसे चंद्रमा हम लोगों को दिखाई देता है वैसे ही चंद्रमा के समान आपको बुध देखने पर नजर आएगा, अर्थात चंद्रमा के सदृश है। घनत्व जो है, घनत्व बुध ग्रह का 5.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है और पृथ्वी का 5.5 लगभग देखा जाए तो इसका जो घनत्व है वो पृथ्वी के समान है। ठीक है, तो ये प्रश्न आप तैयार कर लीजिए बुध ग्रह से। आपका क्वेश्चन बाहर नहीं निकलेगा आप अगर पढ़ेंगे इसको तो। ठीक है, एक बात और याद रखना, जैसे हमारे यहाँ का इसरो है ना, ऐसे ही अमेरिका में एक एजेंसी है उसका नाम है नासा, और नासा ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया था मैसेंजर। ठीक है, मैसेंजर सैटेलाइट। तो जो मैसेंजर सैटेलाइट है, पूछ लिया जाता है कि जो मैसेंजर सैटेलाइट है वो किसका अध्ययन करने के लिए भेजा था? जो मैसेंजर सैटेलाइट है ये किसके अध्ययन के लिए भेजा था? तो जो मैसेंजर सैटेलाइट है ये बुध ग्रह अर्थात मरकरी ग्रह का अध्ययन करने के लिए भेजा गया था नासा के द्वारा। तो ये भी प्रश्न कभी कभी बन जाता है। वहीं बात करें हम अब शुक्र ग्रह की, तो शुक्र ग्रह की बात करें तो जैसे आप देख पा रहे होंगे कि भाई पृथ्वी के सबसे पास कौन सा ग्रह है? शुक्र। याद रखिएगा, सूर्य के पास पूछे तो बुध, ओके, और पृथ्वी के पास पूछे तो शुक्र। तो सबसे पृथ्वी के नजदीक ग्रह कौन सा है? तो आप याद रखेंगे शुक्र। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात समझते हैं, ये सबसे चमकीला ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह और साथ ही साथ सबसे गर्म ग्रह है और इसको हम सौंदर्य का देवता भी कहते हैं। चमकीला ग्रह का रीजन क्या है? ये चमक क्यों मार रहा है ज्यादा, या सबसे ज्यादा गर्म ग्रह क्यों है? यहां पर जो सेंस लगाकर तुक्का लगाने वाले होते हैं वो धोखा खा जाते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि भाई बुध सबसे पास में है तो सबसे ज्यादा लाइट यहीं गिर रही होगी, टेम्परेचर यहीं ज्यादा होना चाहिए, मतलब बुध सबसे ज्यादा गर्म होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, सबसे ज्यादा गर्म ग्रह जो है वो है शुक्र। क्यों? क्योंकि जो हम बात करें शुक्र ग्रह की तो शुक्र ग्रह में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये 97 से 98% है, और जहां भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी वहां पर ऊष्मा को ज्यादा सोखेगी, ज्यादा ऊष्मा को सोखकर अपने अंदर रखेगी। जैसे पृथ्वी पर ऊष्मायन अर्थात ग्रीन हाउस प्रभाव देखने को मिलता है, लगातार ग्लोबल वार्मिंग होती जा रही है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा पृथ्वी में बढ़ती जा रही है। तो आपसे पूछा जाता है कंपटीशन में कि ग्लोबल वार्मिंग होने के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है, तो आप आंसर लिखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड।
ठीक है। वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ तो भंडार है, 97 से 98% तक भरी हुई है। तो फिर आप समझ सकते हैं सबसे गर्म ग्रह कौन हुआ भाई, सूर्य हुआ। ठीक है, सबसे चमकीला चमक क्यों मार रहा है, और चमक मारने के कारण हम इसको सौंदर्य का देवता भी कह देते हैं। उसका रीजन ये है कि इसके सतह पर चारों ओर देखेंगे तो सल्फ्यूरिक अम्ल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, सल्फ्यूरिक अम्ल। मतलब वातावरण में अंदर 97 से 98% CO2 और बाहर चारों तरफ सल्फ्यूरिक अम्ल, और सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो फिर जलता है, क्रिया करता है, और फिर वो क्या मारता है, शाइनिंग मारता है, और शाइनिंग मारने से उसके सौंदर्य में निखार आता है, इसलिए हम इसको सौंदर्य का देवता कहते हैं। ठीक है, वहीं अगली बात करें हम, इसको हम सुबह एवं सांझ का तारा भी कहते हैं। अर्थात ये है तो ग्रह, लेकिन तारा इसलिए कहते हैं क्योंकि ग्रह का अपना खुद का प्रकाश नहीं होता। लेकिन यहां पर शुक्र का भी नहीं है, लेकिन है क्या, ये कभी कभी सुबह या शाम में आपको चमकता दिखाई दे जाता है ना, तो अलग अलग जगहों पर, इसीलिए हम इसको सुबह एवं सांझ का तारा भी कह देते हैं। वहीं बात करें 5वें पॉइंट की, तो ये इसको हम पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन। पृथ्वी की जुड़वा बहन क्यों कहते हैं, क्योंकि देखने में जो शुक्र है वो पृथ्वी के समान आकार में लगभग बराबर है। तो आकार में लगभग बराबर होने के कारण हम इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन या पृथ्वी की बहन भी कह देते हैं। तो आप क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए पृथ्वी की बहन, तो आप शुक्र को लगाइएगा, भूलिएगा नहीं। और बुध ग्रह की तरह इसका भी अपना कोई चंद्रमा अर्थात उपग्रह मौजूद नहीं है। ठीक है, अब हम बात करें यहां पर शुक्र और अरुण, ये कैसे चक्रण करते हैं, ये विपरीत चक्रण करते हैं। चक्रण की बात को समझ लेते हैं। जैसे हम बात करें कि ये हमारा सूर्य सन है, ठीक है, और हमारे बाकी सभी ग्रह, हम केवल किसको छोड़ दें, हम शुक्र को छोड़ दें, और इधर देखिए, इधर से दूसरा और पीछे से दूसरा, मतलब शुक्र और अरुण को छोड़ दें तो शुक्र और अरुण क्या करते हैं, विपरीत दिशा में चक्रण करते हैं। बाकी सभी ग्रह, चाहे पृथ्वी हो, बृहस्पति हो, मंगल हो, वो कैसे घूमते हैं, कैसे चक्कर लगाते हैं सूर्य के चारों तरफ, तो याद रखना ये घूमते हैं पश्चिम से पूरब में। कैसे घूमते हैं, पश्चिम से पूरब में। तो ये जो ग्रह हैं वो पश्चिम से पूरब की तरफ घूमते हैं। तो पश्चिम से पूरब की तरफ घूमते हैं, इसीलिए ये जब पश्चिम से पूरब घूम रहा होता है और सूर्य जो है इस तरह से आप समझिए, ये पश्चिम से पूरब की तरफ आ रहा है, सॉरी, ये पूरब से पश्चिम की तरफ आ रहा है, पूरब से पश्चिम की तरफ। इसकी गति पूरब से पश्चिम की तरफ हो रही है। जबकि जो ग्रह हैं, ग्रह जैसे मैं अगर पृथ्वी का एग्जांपल ले लूं तो पृथ्वी कैसे घूम रही है, पश्चिम से पूरब। होता है क्या है कि पश्चिम से पूरब की ओर चलती है, और यहां पर जो सन है वो भी इस तरह से मूव कर रहा है। तो ये टकराता कहां पर है, पूरब में टकराता है, पूरब में टकराता है, इसलिए पूरब में कुछ प्रकाश किरणें गिरना शुरू हो जाती हैं, और आपका सुबह का 6 बजना 7 बजना, मतलब थोड़ी थोड़ी धूप निकलना या मौसम में चमक आ जाना शुरू हो जाती है। और धीरे धीरे ये थोड़ा सा ये आगे की ओर बढ़ता जाता है, और ये इस तरह से रोटेट करती जाती है। इस वजह से ऐसे करके 10, 11, 12, 1, 2 ऐसे लगातार धूप की मात्रा बढ़ती जाती है, प्रकाश की मात्रा बढ़ती जाती है, और अंततः क्या होता है कि जब ये इसको क्रॉस कर रहा होता है तो ये पश्चिम तक पहुंच गया होता है और प्रकाश की मात्रा कम होना शुरू हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं सूर्य कहां निकलता है, पूरब में, अस्त कहां होता है, पश्चिम में। लेकिन यहां पर बात करें हम शुक्र और अरुण की, तो यहां उल्टा होगा, यहां पर पश्चिम में सूर्य उगेगा और पूरब में अस्त होगा, क्योंकि इनका चक्रण कैसा है, विपरीत है। इनका किनका, शुक्र का याद रखेंगे और अरुण का याद रखेंगे। अरुण को यहां तक लेटा हुआ ग्रह भी कह देते हैं, ठीक है, तो वो बात करेंगे जब हम अरुण को पढ़ेंगे तब। यहां पर प्रश्न नंबर, मतलब बात शुक्र ग्रह तक हो चुकी है। हम लोग आगे बढ़ लेते हैं, बात कर लेते हैं पृथ्वी ग्रह की। जब पृथ्वी ग्रह की बात करें तो पृथ्वी ग्रह को हम ब्लू प्लेनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लू प्लेनेट, अर्थात नीला ग्रह। क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जल की मात्रा बहुत है। जैसे मैंने बोला सूर्य में 71% हाइड्रोजन है, वैसे ही पृथ्वी पर जल कितना है, लगभग 71% है। तो 71% जल होने के कारण इसका जो कलर है, रंग है, वो देखने पर नीला दिखाई देता है, इसलिए हम इसको ब्लू प्लेनेट कहते हैं। दूसरी बात जो आपको समझनी चाहिए कि पूछ लिया जाता है कि जो पृथ्वी है ये ध्रुवों पर कितनी झुकी है, तो याद रखना पृथ्वी जो है वो उत्तरी गोलार्ध पर, ये उत्तरी गोलार्ध होता है, ये दक्षिणी गोलार्ध होता है, ये विषुवत रेखा होती है। विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा ये 0 डिग्री है,
ऊपर जाएंगे तो 23.5 डिग्री, नीचे आएंगे तो ये दक्षिणी गोलार्ध पर 23.5 हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूं, आप देख पा रहे होंगे कि हमारी जो पृथ्वी है वो उत्तरी गोलार्ध पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और पूछा जाए आधार तल पे कितनी झुकी है, तो आधार तल पे ये लगभग 66.5 डिग्री झुकी हुई है। तो प्रश्न बनता है कि पृथ्वी हमारी जो है ध्रुवों पर कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। आधार तल पे पूछा जाए तो 66.5 डिग्री। ठीक है, एक बात और बता दूं कि किसी भी ग्रह में ऋतु परिवर्तन होने के लिए दो बातें जिम्मेदार होती हैं। एक उसका झुकाव, जैसे आपकी पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। हम आगे पढ़ेंगे मंगल के बारे में, तो मंगल जो है वो लगभग 25 डिग्री झुका हुआ है। इसी वजह से मंगल पर भी ऋतु परिवर्तन होती हैं और वहां पर इसीलिए जीवन जीने की संभावनाएं सर्वाधिक लगाई जा रही हैं। इसीलिए हम मंगल ग्रह पर जीवन की खोज कर रहे हैं, वहां पर सबसे ज्यादा हम मिशन को लॉन्च कर रहे हैं। तो झुकाव और परिक्रमण कि परिक्रमण किस तरह से कर रहा है और उसमें झुकाव है कि नहीं, ये दो बातें डिसाइड करती हैं कि उसमें ऋतु परिवर्तन होगी कि नहीं होगी। पूरे सौर मंडल में आपको बता दूं कि मंगल और पृथ्वी ही झुकाव रखती हैं किसी ना किसी एंगल पर, 23.5 डिग्री और 25 डिग्री पर। इसीलिए इन दोनों ग्रहों पर ऋतु परिवर्तन होती है। ठीक है, वही बात करें पृथ्वी की गतियां, जो पृथ्वी है वो दो प्रकार से गति करती है। एक तो अपने अक्ष पर घूर्णन गति करती है और साथ में सूर्य का परिक्रमण करती है। मतलब ऐसा समझ लीजिए ये इस तरह से घूमते हुए, इस तरह से घूमते हुए, इस तरह से घूमते हुए, इस तरह से घूमते हुए सूर्य के चारों तरफ गति कर रही है। सूर्य के चारों तरफ गति कर रही है, तो इस तरह से जो गति कर रही है वो लगभग 24 घंटे में एक अपने अक्ष पर घूर्णन कर लेती है। तो 24 घंटे में अपने अक्ष पर घूर्णन करने के कारण इसकी गति को हम दैनिक गति कहते हैं और घूर्णन अक्ष पर गति जो है वो 24 घंटे की दिन रात की अवधि तय करती है, इसीलिए हम इसको दैनिक गति के नाम से जानते हैं। वहीं जब पृथ्वी सूर्य का एक परिक्रमा पूरा कर लेती है तो उसकी परिक्रमण गति कहलाती है और उससे वर्ष अर्थात साल डिसाइड होती है। ठीक है, तो जो वार्षिक बात को इंडिकेट करती है उसकी परिक्रमण गति और घूर्णन गति दैनिक गति को बताती है। वहीं पृथ्वी की बात करें संरचना में, तो पृथ्वी में लगभग जल की मात्रा 70.92% अर्थात 71% है। वहीं स्थल की बात करें तो 29.08% अर्थात 29%, जिसमें पूरा जो पृथ्वी पर जितना स्थल आपको दिख रहा है, जितना जंगल है, अमेरिका है, रूस है, इंडिया है, चाइना है, जो कुछ बसा हुआ है जंगली एरिया है, जो ठोस स्थल रहने लायक जमीन है, वो लगभग 29% है पूरे पृथ्वी पर। सोचिए अगर ये सारा 71% वाटर अगर फ्लो हो जाए तो सब तैर रहे होंगे, है ना, पूरा पृथ्वी जल में हो जाएगा। तो बात ये आ गई क्योंकि मैक्सिमम जल जो है वो ग्लेशियर के रूप में, बर्फ के रूप में जमा हुआ है। ठीक है, और बाकी तो आप देखते ही हैं समुद्र में, सागर में, महासागर के रूप में। खैर, तो यहां पर पृथ्वी की बात हमने की। पृथ्वी की कुछ बातें और भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे पृथ्वी की अगर हम लोग 5 पॉइंट पढ़े हम लोगों ने, तो छठा पॉइंट अगर पढ़े तो छठा पॉइंट ये बन जाता है कि मान लीजिए ये पृथ्वी है और पृथ्वी का ये 0 डिग्री है जिसको हम विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। और ये नॉर्थ पोल होता है और ये साउथ पोल होता है। ठीक है, मतलब इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध। और इसको हम बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो भाई मैं आपको बता दूं यहां पर कि थोड़ा सा समझना पड़ेगा हमको, तो समझने के लिए थोड़ी जगह भी चाहिए। जैसे मान लीजिए सूर्य, क्या है? सूर्य, सन है, और सन से अगर प्रकाश जो है वो बिल्कुल सीधा गिर रहा है, कहां पर? 0 डिग्री पर, अर्थात विषुवत रेखा पर। जब सूर्य से प्रकाश बिल्कुल 0 डिग्री विषुवत रेखा पे गिरेगा तो याद रखना ये घटना कहलाती है विषुव घटना। क्या कहलाती है? विषुव। क्या कहलाती है? विषुव। और इस समय दिन और रात की जो अवधि है वो कैसी होती है? बराबर होती है। तो पूछा जाए दिन और रात की अवधि बराबर होने की घटना को हम कहते हैं विषुव। क्या कहते हैं? विषुव। तो विषुव का क्या मतलब है? जब दिन रात बराबर होंगे तो वो क्या कहलाएगी? विषुव कहलाएगी। ठीक है, तो विषुव की अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि विषुव की जो घटना है वो 2 बार होती है। विषुव की घटना कितने बार होती है? 2 बार होती है। 2 बार कब कब होती है? एक होती है आपकी 21 मार्च को, एक होती है 21 मार्च को, और एक होती है 23 सितंबर को।
ठीक है। तो पूछा जाए दिन रात की अवधि किस दिन बराबर होती है, तो याद रखना 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च, चूंकि ये मार्च आपको पता है मार्च में भाई होली होली होती है, तो बसंत का कहते हैं ना, बसंत गए होली को बुलाने या लिवाने, तो जो कहने का मतलब ये बसंत का समय होता है। कौन सा समय होता है? बसंत का। इसीलिए हम इसको कह देते हैं बसंत विषुव। क्या कहते हैं? बसंत विषुव। क्या बोलते हैं? बसंत विषुव। सितंबर की बात करें तो ये जो सितंबर है, ये सितंबर में थोड़ी थोड़ी सर्दी शुरू हो जाती है ना, तो इसको हम कहते हैं शरद विषुव। तो पूछा जाए कि यहां पर कि बसंत विषुव कब होता है? 21 मार्च। शरद विषुव कब होता है? 23 सितंबर। विषुव का मतलब है कि दिन रात की अवधि बराबर होना, अर्थात पूछा जाए कि 21 मार्च और 23 सितंबर 2 दिन ऐसे होते हैं साल में जिस दिन और रात आपस में जस्ट इक्वल होते हैं, मतलब जितने समय का, जितने घंटे का दिन होगा उतने घंटे की रात होती है। ठीक है, चलिए इसी बात को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। एक बात तो ये क्लियर हो जाती है। दूसरी बात अगर हम लोग समझें तो समझ लीजिए, मान लीजिए ये सन है हमारा और ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, तो पृथ्वी का जैसे मैंने अभी बताया कि ये 0 डिग्री विषुवत रेखा मान लीजिए, ये आपका उत्तरी गोलार्ध है और ये आपका दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है, तो यहां से आप ऊपर चले जाइए लगभग 23.5 डिग्री पर। कितने? 23.5 डिग्री पर। जब आप 23.5 डिग्री पर जाएंगे तो ऊपर का जो एरिया है वो कर्क कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्क। और नीचे का जो एरिया है वो कहलाता है मकर। तो जो कर्क है, कर्क का मतलब होता है कि ऊपर का एरिया गर्म है, और जब आप नीचे जाएंगे मकर की तरफ तो वहां का एरिया है ठंडा। ठीक है, कैसा है? ठंडा। तो आप समझिए सन से जो सूर्य से प्रकाश निकला, मान लीजिए कुछ प्रकाश जो है वो सीधा गिरे और जो कुछ प्रकाश है वो 23.5 डिग्री पर गिरे कर्क पर। तो कर्क पर जब गिरेगा तो इस घटना को बोलते हैं कर्क संक्रांति। क्या बोलते हैं? कर्क संक्रांति। तो बोला जाए कर्क संक्रांति में क्या होता है, सूर्य का कुछ प्रकाश विषुवत रेखा पर अर्थात 0 डिग्री पर गिरता है और कुछ गिरता है उत्तरी गोलार्ध के 23.5 डिग्री पर। जब उत्तरी गोलार्ध के 23.5 डिग्री पर गिरता है तो उसको बोलते हैं कर्क संक्रांति। और कर्क संक्रांति में क्या होता है, देखिए सीधी सीधी दूरी तय कर रहा है, जो ज्यादा दूरी तय करेगा, ये तिरछी तिरछी दूरी तय कर रहा है, ये दूरी कम तय करेगा। तो ऐसे में दिन जो होते हैं वो बड़े होते हैं, मतलब सबसे बड़ा दिन होता है। दिन कैसा होता है? सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात। सबसे छोटी रात। तो आपसे बोला जाए कि सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात की घटना कब होती है? कर्क संक्रांति को होती है। कब होती है? कर्क संक्रांति को होती है, मतलब 21 जून। आप डेट याद रखेंगे एग्जैक्ट 21 जून को जो दिन है सबसे बड़ा होता है, रात जो है वो सबसे छोटी होती है, और इस घटना को कर्क संक्रांति कहते हैं। इसमें क्या होता है, सूर्य जो है वो उत्तरी गोलार्ध के 23.5 डिग्री पर गिर रहा होता है और कुछ 0 डिग्री पर। ठीक है, वहीं हम बात करें अगर मकर संक्रांति की बात करें तो मकर संक्रांति में क्या होता है कि भाई मान लीजिए ये सन है हमारा और ये हमारी मान लीजिए पृथ्वी है, तो ये 0 डिग्री, ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिण गोलार्ध। इस बार 23.5 डिग्री मकर पर, मतलब सूर्य का कुछ प्रकाश तो 0 डिग्री पे गिरे और कुछ प्रकाश गिरे 23.5 डिग्री पर उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में। तो दक्षिणी गोलार्ध में इस दिन क्या होगा, इस दिन भी सबसे बड़ा दिन होगा, दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी, सबसे छोटी रात। तो बोला जाए दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात जो है वो किस दिन होती है? वो होती है मकर संक्रांति को। कब होती है? मकर संक्रांति को। और जो मकर संक्रांति की जो घटना है वो मकर संक्रांति की घटना जो है वो घटती है 22 दिसंबर को। कब घटती है? 22 दिसंबर को। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। वही बात हम लोग करें आगे किसकी, हमने जैसे इस बात को जाने पृथ्वी के बारे में, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो बुध ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है, वैसे ही शुक्र ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है। ऐसे ही बात करें पृथ्वी की तो पृथ्वी का अपना एक उपग्रह होता है। कितने उपग्रह होते हैं पृथ्वी के? पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है और उस उपग्रह का क्या नाम है? उस उपग्रह का नाम है चंद्रमा। क्या नाम है? चंद्रमा। तो याद रखना बुध ग्रह का और शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं? एक, उसको बोलते हैं चंद्रमा। और वहीं बात करते हैं मंगल की, तो मंगल के 2 उपग्रह होते हैं और 2 उपग्रह कौन कौन से? फोबोस और डीमोस। फोबोस और डीमोस। मंगल की बात करेंगे जब मंगल पढ़ेंगे तब। अभी हम लोग बात किसकी कर लेते हैं? अभी हम लोग बात कर लेते हैं पृथ्वी के उपग्रह की।
और पृथ्वी का कितने उपग्रह होते हैं? एक, और उसको बोलते हैं चंद्रमा, अंग्रेजी में बोलते हैं मून। क्या बोलते हैं? मून। तो जो आपसे बोला जाए कि जीवाश्म उपग्रह किसे कहते हैं, तो जीवाश्म उपग्रह जो है, जीवाश्म उपग्रह, तो वो याद रखना, जीवाश्म उपग्रह चंद्रमा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चंद्रमा को। दूसरी बात मैं यहां पे बता दूं कि यहां पर वातावरण उपस्थित नहीं है। कुछ लोग सोच लेते हैं कि पृथ्वी के अंदर है, पृथ्वी का अपना उपग्रह है चंद्रमा, तो यहां पर वातावरण अर्थात वायुमंडल होगा, ऐसा लोग समझ लेते हैं। तो आपको बता दूं, यहां वायुमंडल उपस्थित नहीं है। अगर यहां वायुमंडल होता तो हम क्यों करोड़ों किलोमीटर दूर मंगल पर जीवन की आशा ढूंढते, है ना? हम चंद्रमा पर ही ढूंढ लेते। तो मतलब ये है कि यहां पर वायुमंडल उपस्थित नहीं है, वायुमंडल यहां पर उपस्थित नहीं है। दूसरी बात बता दूं मैं यहां पर कि यहाँ का जो गुरुत्वीय त्वरण है, यहाँ का जो गुरुत्वीय त्वरण है वो पृथ्वी का 1/6। कितना है? पृथ्वी का 1/6। मतलब आप पृथ्वी पर अगर 42 किलो के हैं तो चंद्रमा पर आपका वजन मात्र उसका 1/6, और 42 का 1/6 कितना होता है? 42/6 करेंगे तो 7 किलो। मतलब आप अगर 60 किलो के हैं पृथ्वी पर तो वहां पर महज आपका वजन 10 किलो रह जाएगा। इसीलिए जितने भी एस्ट्रोनॉट जाते हैं तो वो भारी भरकम पिट्ठू बैग ले जाते हैं, है ना, जिससे वहां की जमीन पर आराम से चल सके। तो पृथ्वी का यहाँ पर जो गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है, या गुरुत्वाकर्षण का जो आकर्षण बल है, अट्रैक्शन फोर्स है, वो कितना है? 1/6। अगली बात अगर हम लोग बात करें चंद्रमा की, तो चंद्रमा की अगर हम लोग यहां पर बात करें, जैसे यहां अपने वायुमंडल नहीं है और पृथ्वी का 1/6। वैसे ही अगर सूर्य से प्रकाश पहुंचे कहां पर? चंद्रमा पर, और चंद्रमा से टकराकर कहां पर है? पृथ्वी पर। मान लीजिए सूर्य से प्रकाश टकराकर कहां गया? चंद्रमा पर, और चंद्रमा से कहां जाए? पृथ्वी की ओर। तो चंद्रमा से पृथ्वी तक इसको आने में लगभग 1.3 सेकंड का समय लग जाएगा। कितना समय लग जाएगा? 1.3 सेकंड। और जबकि सूर्य से प्रकाश जो आता है पृथ्वी पर, उसे कितना समय लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकंड। और जब ये चंद्रमा से टकरा कर आएगा तो इसे 1.3 सेकंड का समय लगेगा। कितना लगेगा? 1.3 सेकंड का। क्यों? जैसे मैंने आपको बोला था कि भाई जो सूर्य है वो पृथ्वी से उसकी औसत दूरी की बात करूं तो 14.9 करोड़ किलोमीटर दूर है, जिसको हम खगोलीय दूरी के नाम से जानते हैं। तो ज्यादा दूरी तय करने में ज्यादा समय लगेगा, तो उसे 8 मिनट 16.6 सेकंड लगते हैं। अगर वही प्रकाश चंद्रमा तक आ जाए और चंद्रमा से टकराकर फिर पृथ्वी तक काउंट करें तो उसको लगभग 1 मिनट 3 सेकंड का समय लगता है, क्योंकि चंद्रमा से पृथ्वी की जो दूरी है वो 8,84,000 किलोमीटर है। कितनी है? 8,84,000 किलोमीटर है। ठीक है, वही प्रश्न पूछ लिया जाता है कि चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो आपको पता है नील आर्मस्ट्रांग है। कौन है? नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग ने, ठीक है, सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखा था। और किस यान के सहारे गए थे? वो गए थे अपोलो 11। किस यान से गए थे? अपोलो 11। और कब की घटना है ये? 1969 की। मतलब गांधी जी के जन्म के 100 साल बाद की घटना है। याद रखेंगे आप, ठीक है। और यहां पर आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई चंद्रमा पर एक बहुत बड़ा धूल का मैदान है। क्या है? धूल का मैदान है। इस धूल के मैदान को हम किस नाम से जानते हैं? इस धूल के मैदान को हम शांति सागर के नाम से जानते हैं। तो पूछा जाए शांति सागर क्या है, तो आप बोलेंगे कि भाई जो चंद्रमा है उस पर बहुत बड़ा जो धूल का मैदान है उसको नाम रखा है, क्या नाम रखा है? शांति सागर। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। दूसरी बात, ये चंद्रमा कितना पुराना हो सकता है, इसका निर्माण कब हुआ होगा? तो आपको बताऊं मैं, रेडियो डेटिंग कार्बन प्रणाली से हमने जब इसका पता निकाला तो पता चला कि यहां पर जो हमारे साइंटिस्टों ने इसके बारे में जानकारी निकाली तो जितनी पुरानी पृथ्वी है तो उसी समय का चंद्रमा है। मतलब निर्माण की बात करें तो लगभग 4.6 अरब वर्ष 4.6 अरब वर्ष पहले चंद्रमा और पृथ्वी का निर्माण हुआ होगा। ये बात आप याद रखना।
ठीक है। दूसरी बात बताऊं, जैसे कि आपको पता है कि पृथ्वी के चारों तरफ कौन घूम रहा है? चंद्रमा घूम रहा है। तो जो चंद्रमा घूम रहा है, ये चंद्रमा घूम कैसे रहा है? ये घूमता है दीर्घ वृत्ताकार रूप में। कैसे घूमता है? ये दीर्घ वृत्ताकार रूप में, ये दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है। ठीक है, बाकी देखिए और क्वेश्चंस हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।